हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर विजय श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल मिस कैम्प 30 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बायोमॉलिक्यूल्स के जो प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था कि बायोमॉलिक्यूल्स होते क्या हैं और ये बताया था कि कौन कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स जो होते हैं वो बायोमॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। और उसके बाद हमने पहला बायोमॉलिक्यूल आपको शुरू किया था बताना कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। और कार्बोहाइड्रेट में हमने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, क्लासिफाई करने की कोशिश की थी। और क्लासिफिकेशन में दो टाइप्स बताए थे, उसके दो तरह से क्लासिफाई करने के लिए। हम देखेंगे आज एक तीसरे तरह से भी कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप की बेसिस पर हमें कहते हैं कि जो शुगर्स होते हैं वो दो तरह के हो जाते हैं। वो आप कहेंगे कि एल्डिहाइडिक हो गए, कीटोनिक हो गए, तो उस वे में हम नहीं इसको क्लासिफाई कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप अगर फ्री है तो क्या कहेंगे, और फंक्शनल ग्रुप अगर फ्री नहीं है तो क्या कहेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप फ्री है या नहीं फ्री है उसकी बेसिस पर हम क्लासिफाई कर रहे हैं इसको। तो बताते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो दो तरह के हो गए। एक को हम कहेंगे रिड्यूसिंग शुगर्स और दूसरा कहते हैं हम इनको नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। तो दो तरह से बताया हमने, एक रिड्यूसिंग शुगर का और एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर का। तो फंक्शनल ग्रुप तो दोनों में है, रिड्यूसिंग में भी है, नॉन रिड्यूसिंग में भी है। तो किन कंडीशंस में ये रिड्यूसिंग हो जाए और किन कंडीशंस में नॉन रिड्यूसिंग हो जाएगा, बस इतना हमको जानना है। तो फंक्शनल ग्रुप पहले जाने कि फंक्शनल ग्रुप जो है इसमें दो हैं, यहाँ बता दे रहे हैं। फंक्शनल ग्रुप्स जो होते हैं इसमें दो हो गए, एक CHO माने एल्डिहाइडिक और एक हो गया CO यानी कीटोनिक। ये दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तो अगर ये दोनों फंक्शनल ग्रुप्स एल्डिहाइडिक या कीटोनिक, ये दोनों फंक्शनल ग्रुप्स अगर फ्री हैं, जो भी कार्बोहाइड्रेट है उसमें एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप या कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप अगर फ्री है तब वो कहलाएगा रिड्यूसिंग शुगर। और अगर फ्री नहीं है तो ये कहलाएगा नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो आपको बताएं इसमें कि जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं, एग्जाम्पल की बात करें अगर, तो कह सकते हैं ऑल मोनोसैकेराइड्स, जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं ये सभी जो होते हैं वो रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं, क्योंकि इन सब में जो होता है फंक्शनल ग्रुप फ्री होता है। तो ये कहलाए सभी मोनोसैकेराइड्स, जैसे कहते हैं ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, रिबोज हो गया, ये सभी क्या हो गए, ये रिड्यूसिंग शुगर्स हो गए। इसके अलावा अगर हम बात करें डाइसैकेराइड्स की, तो डाइसैकेराइड्स में माल्टोज और
लैक्टोज, ये दो एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये दोनों जो है रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। अब जैसे इसमें एक को थोड़ा सा समझा दें आपको कि कैसे रिड्यूसिंग हो गया। ये जो डाइसेक्राइड है माल्टोज, ये दो मॉलिक्यूल ग्लूकोज यूनिट से मिलकर के बना है। ग्लूकोज यानी हम कहें इसको कि अल्फा डी ग्लूकोज, पूरा अगर कहें तो अल्फा डी ग्लूकोज। तो इसके दो मॉलिक्यूल मिले हैं और उनके बीच ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना है। जब भी मोनोसेक्राइड से डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड का फॉर्मेशन होता है तो जो मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनते हैं। यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, बस ये बताएंगे इसमें कि जैसे दो मॉलिक्यूल ग्लूकोज के हैं तो एक मॉलिक्यूल का C1 कार्बन दूसरे मॉलिक्यूल के C4 कार्बन से अटैच होता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज द्वारा। और आपको बताएं कि अल्फा डी ग्लूकोज में जो पहला कार्बन होता है वही एल्डिहाइडिक होता है। तो दो मॉलिक्यूल लिए, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में एक का तो पहला कार्बन और दूसरे का फोर्थ कार्बन, चौथा कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़ा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। नेचुरली उसका पहला कार्बन नहीं जुड़ा, तो एक्वस सॉल्यूशन में वो पहला कार्बन जो होता है वो फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप की तरह से बिहेव करता है और जब करता है तो रिड्यूसिंग नेचर शो करता है। अब इसमें क्या है, इसमें एग्जाम्पल अगर ले रहे हैं हम डाइसेक्राइड्स में ही, इसके एग्जाम्पल में हम डाइसेक्राइड्स में ही ले रहे हैं तो एग्जाम्पल इसका हुआ सुक्रोज। सुक्रोज को थोड़ा सा क्लियर समझा दें। सुक्रोज जो होता है वो बना है, दो यूनिट्स हैं इसमें, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। तो इसमें क्या है कि इसका C1 कार्बन इसके C2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी इसमें जो लिंकेज बना ग्लाइकोसिडिक लिंकेज C1 C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। इसमें बताया था, इसमें जो होता है वो माल्टोज में C1 C4 और इसमें बताया C1 C2। तो आपको बताया कि जो ग्लूकोज है उसमें C1 कार्बन एल्डिहाइडिक है और फ्रक्टोज में C2 कार्बन जो था वो कीटोनिक है। तो दोनों फंक्शनल ग्रुप्स जो डिसाइड करते हैं नेचर को रिड्यूसिंग होगा कि नॉन रिड्यूसिंग होगा, ये दोनों आपस में अटैच्ड होते हैं, यानी दोनों फ्री नहीं होते हैं, इसलिए क्या होगा, ये नॉन रिड्यूसिंग हो गया। तो ये हमने आपको क्लासिफिकेशन बताया कि रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स फंक्शनल ग्रुप्स के फ्री होने या न होने पर के आधार पर डिसाइड किए जाते हैं। तो ये एक क्लासिफिकेशन बताया। अब आपसे बात करते हैं हम मोनोसेक्राइड्स के क्लासिफिकेशन की। तो मोनोसेक्राइड्स का क्लासिफिकेशन जो है हम दो चीज़ों को एक साथ लेकर के करते हैं, यानी क्लासिफाई कर रहे हैं मोनोसेक्राइड्स को। क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण मोनोसेक्राइड्स का। तो इसमें बेसिस क्या है, इसमें पहली बेसिस है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यानी मोनोसेक्राइड में कितने कार्बन एटम्स मौजूद हैं वो, और दूसरी बेसिस है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का मतलब है CHO R CO, माने एल्डिहाइड R कीटो, ये फंक्शनल ग्रुप।
2 की बेसिस पर। एक चीज़ और आपको बता दें कि इसमें एक और फंक्शनल ग्रुप होता है जो हाइड्रॉक्सिल होता है, OH ग्रुप होता है, लेकिन OH ग्रुप मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसलिए बात हम फंक्शनल ग्रुप की करते हैं तो उसमें या तो एल्डिहाइड आएगा और नहीं तो कीटो ग्रुप आएगा। तो अब फंक्शनल ग्रुप की बेसिस पर अगर हम बताएं, इसको अगर बेसिस बनाएं, तो अगर एल्डिहाइड यानी CHO ग्रुप है तो हम मोनोसेक्राइड को कहते हैं एल्डोज, और अगर कीटो ग्रुप है तो इसकी बेसिस पर उसको कहते हैं कीटोज। तो ऐसे मोनोसेक्राइड्स जिसमें CHO ग्रुप होगा वो एल्डोजेस कहलाएंगे, जिसमें CO ग्रुप होगा वो कीटोजेस कहलाएंगे। इन जनरल बोलें तो एल्डोजेज हो गए और कीटोजेज हो गए। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को भी अगर इंक्लूड कर दें इसमें, तब नंबर बताने के लिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, मतलब कि जैसे कह रहे हैं कि 3, 4, 5 ऐसे कार्बन एटम्स हो गए, तो इनके लिए क्या लिखते हैं? 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, पेंटा, ऐसे लिखते हैं। तो अगर इन दोनों को कंबाइन कर दें अगर, तो क्या बोलेंगे? तो यहाँ देखिए एक टेबुलेशन कर लेते हैं इसका। यहाँ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यहाँ जनरल नेम, और उसके बाद से बताना चाहते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट हुआ यानी जो मोनोसेक्राइड हुआ एल्डोज है या कीटोज है। तो इस तरह से हम इसको बना ले रहे हैं कॉलम के हिसाब से। ऐसे बना लिया। तो अगर कार्बन एटम्स की नंबर की बात करें तो 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे कार्बन एटम्स की नंबर है। जनरल नेम में अगर क्या होगा कि कार्बन एटम्स के हिसाब से है तो ये ट्राई इस लिखते हैं और उसके साथ में ओजेस जोड़ते हैं इसमें, ओजेस, तो ट्राइओज हो गया, ट्राइओज, टेट्रोज ऐसे बनेगा। मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3, 4, 5 है तो ट्राई, टेट्रा, पेंटा ऐसे हम कहते हैं। आगे चल के बनेगा तो उसी हिसाब से नेम हो जाएगा जो यहाँ हम मेंशन कर रहे हैं। तो जैसे 3 है तो कहेंगे इनको ट्राइओजेस, 4 है तो टेट्रोजेस, 5 है तो पेंटोजेस, 6 है तो हेक्सोजेस और 7 है तो हेप्टोजेस। ऐसे हो गया। तो अगर ट्राइओज मतलब 3 कार्बन एटम वाला ये मोनोसेक्राइड है और एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद है तो हम बोलेंगे इसको एल्डोट्राइओज। और अगर कीटोनिक ग्रुप है तो बोलेंगे कीटो ट्राइओज। ऐसे हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से अगर टेट्रोजेज हैं यानी 4 कार्बन एटम्स हैं तो यहां बोले हम एल्डो टेट्रोज, और यहां लिखें इसी तरह से कीटो टेट्रोज। उसी तरह से पेंटोजेज अगर हैं तो एल्डो जोड़ देंगे हम, एल्डो पेंटोज, कीटो पेंटोज। उसी तरह से अगर ये हो गया तो कहेंगे एल्डो हेक्सोज, और यहां हो गया कीटो हेक्सोज। ये हेप्टोज अगर है तो एल्डो हेप्टोज, और यहां हो गया
कीटोहेप्टोज। तो ये एक बेसिस आपको बताया क्लासीफाई करने के लिए कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और फंक्शनल ग्रुप अगर दोनों मौजूद हैं, दोनों को अगर हम कंसीडर करके चलते हैं तो मोनोसेक्राइड्स का क्लासिफिकेशन हम इस तरह कर सकते हैं। कार्बन एटम्स की नंबर है, जनरल नेम में जो था वो नंबर के हिसाब से ट्राइयोजेस, टेट्रोजेस, पेंटोजेस, हेक्टोजेस ऐसे कर सकते हैं। और अगर एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है तो हम इसमें एल्डो ऐड कर देंगे एज प्रीफिक्स, और अगर जो था वो कीटो फंक्शनल ग्रुप मौजूद है तो कीटो ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि मोनोसेक्राइड्स का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। आप इसे नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं थोड़ा सा। उम्मीद करते हैं कि जो आपको बताया गया वो बात आपको समझ में आई होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं इसमें ग्लूकोज से। आपके सिलेबस में दो मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल्स हैं, पहला ग्लूकोज और दूसरा जो है वो फ्रक्टोज। तो देखते हैं इसमें ग्लूकोज के बारे में। आपको पता है ग्लूकोज जो है ये एक एल्डोहेक्सोज शुगर या मोनोसेक्राइड है। इसे हम डेक्सट्रोज भी कहते हैं। जनरली इसे हम ग्रेप शुगर के नाम से जानते हैं। क्यों? इसलिए कि स्वीट फ्रूट्स जो होते हैं उनमें पाया जाता है, स्पेशली या मेनली कह सकते हैं कि ग्रेप्स में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अब इसके बाद से इसके अलावा इसे हम ब्लड शुगर भी कहते हैं। क्यों? इसलिए कि ब्लड में ये सबसे कॉमन कार्बोहाइड्रेट है जो पाया जाता है। तो अब इसकी बात कर रहे थे कि ये ब्लड शुगर हो गया, इतने सारे नाम हो गए ये ग्लूकोज के। अब ये जो है इसका अगर ब्लड में कॉमन अगर कंपोजिशन थोड़ा सा जाने कि कितनी क्वांटिटी होती है इसकी, तो कह सकते हैं 65 to 110 मिलीग्राम पर 100 ml ये होता है नॉर्मली। और इससे अगर थोड़ा भी ज़्यादा हो गया तो जो पर्सन है वो डायबिटिक हो जाता है। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि ब्लड शुगर क्यों कह रहे हैं इसको। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताएं आपको कि अर्थ पर पाया जाने वाला, ये मान सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो था वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मोस्ट एबंडेंट नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड which is a carbohydrate and is known as glucose। अब ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की बात, इसके प्रिपरेशन की बात करें कि ग्लूकोज का प्रिपरेशन कैसे होता है। फार्मूला थोड़ा सा यहाँ बता दें। मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका है। प्रिपरेशन कैसे करते हैं इसके,
तो प्रिपरेशन में दो मेथड्स, पहला कर लेते हैं लैब मेथड। लैब मेथड माने प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं? बहुत आसान है। जो सुक्रोज है C12H22O11, ये डाइसैकेराइड सुक्रोज है। सुक्रोज का एक्वा सॉल्यूशन लीजिए, इसकी हाइड्रोलिसिस कराइए, डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 के साथ बॉयल करके, यानी सुक्रोज के एक्वा सॉल्यूशन में डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट SO4 मिलाएं, उसे बॉयल करें, तो बॉयल करने पर यह हाइड्रोलाइज हो जाएगा और ये बनाएगा C6H12O6 के दो मॉलिक्यूल्स, जिनमें से एक ग्लूकोज है और दूसरा फ्रक्टोज। इन दोनों को जो था बाद में सेपरेट कर लेते हैं। तो बहुत छोटे पैमाने पर, स्मॉल स्केल पर बना के आपको देखना हो ग्लूकोज को, तो हम सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस से, एसिड हाइड्रोलिसिस से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बताया हमने लैब मेथड कि लैब में कैसे बनाया जाता है। अब दूसरा मेथड जो इसके प्रिपरेशन का है वो आपको बताए, वो है कॉमर्शियल मेथड। लार्ज स्केल पर बनाना हो, आपको डिमांड बहुत है ग्लूकोज की, तो लार्ज स्केल पर बनाना पड़ेगा। तो दूसरा मेथड जो हो गया वो कॉमर्शियल मेथड कह सकते हैं। कॉमर्शियल मेथड का मतलब व्यापारिक विधि, लार्ज स्केल पर कैसे बनाएंगे इसको, ये कॉमर्शियल मेथड है। तो स्टार्च लेते हैं, इसमें स्टार्च यानी फॉर्मूला हो गया C6H10O5N। स्टार्च है, स्टार्च की एसिड हाइड्रोलिसिस कराते हैं। और यह हाइड्रोलिसिस करेंगे क्या, डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 के साथ इसको भी बॉयल करेंगे, ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा, तो इससे केवल ग्लूकोज मिलता है। अभी जो स्टार्च होता है वो कह सकते हैं कि हम कॉर्न स्टार्च ले सकते हैं या मान लीजिए पोटैटो स्टार्च ले लिया। मेथड डिस्कस नहीं करेंगे हम यहाँ पर कि कैसे बनाते हैं, पेस्ट बनाया फिर कैसे क्या किया, वो चीज़ें यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे कि एक्सेस एसिड हो तो कैसे हम न्यूट्रलाइज करेंगे, कौन सा रिएजेंट डालेंगे, फिर अगर कलर आ गया तो डिकलराइज कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे। बस ये जानिए आप कि लार्ज स्केल पर बनाना है तो स्टार्च की एसिड हाइड्रोलिसिस से हम ग्लूकोज बना लेते हैं। तो दो मेथड्स हमने आपको बताया कि ग्लूकोज जो होता है वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आपसे बात करेंगे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर स्ट्रक्चर देखते हैं। आप देख रहे हैं कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है जिसे हम एल्डोहेक्सोज कह रहे हैं, इसमें कार्बन एटम्स की नंबर 6 है। और आपको बताएं कि केमिकली है क्या ग्लूकोज, केमिकली ग्लूकोज है पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर सकते हैं इसका, लेकिन यहाँ अभी हम आपको स्ट्रक्चर बताने के पहले सिर्फ इतना बताना चाहेंगे इस वीडियो लेक्चर में कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में हमको क्या क्या प्रूफ करना होता है।
और कितने तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, बिल्कुल एक ब्रीफ आउटलाइन बता रहे हैं। बाकी डिटेल्स जो था हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्ट्रक्चर की बात करें, थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी अकाउंट। तो स्ट्रक्चर के लिए हम कहेंगे इसमें कि ये केमिकली पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, मतलब इसमें 5 OH ग्रुप्स हैं और एल्डिहाइड है तो कह सकते हैं कि 1 CHO ग्रुप है। अभी हमें स्ट्रक्चर में प्रूफ करना पड़ता है कि कैसे हम बताएंगे कि इसमें एक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, और फिर हम कैसे बताएंगे कि इसमें 5 OH ग्रुप्स प्रेजेंट है। इसके अलावा हमको ये भी बताना होगा इसमें कि ये जो 6 कार्बन एटम्स हैं इसमें वो आपस में कैसे अटैच्ड हैं, क्या उन्होंने स्ट्रेट चेन बना रखी है, अगर चेन बनाई है तो कहीं डबल बॉन्ड भी मौजूद है कार्बन एटम्स के बीच में, या सिंगल बॉन्डेड चेन है, स्ट्रेट चेन है या ब्रांचिंग है। ये सारी चीज़ें जो होता है स्ट्रक्चर में हम डिस्कस करते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो लेक्चर में हम आपको इतना ही बताएंगे। स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे रिएक्शंस के साथ, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आप वीडियो लेक्चर्स देखते रहिए, अपने कमेंट्स मेंशन करते रहिए। चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, उनका प्रॉपर सॉल्यूशन दिया जाएगा। वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम लोगों का हौसला भी बढ़ता रहे और ये लगे कि हाँ आप उसे देख रहे हैं, तो हम और भी बेहतर आपके सामने चीज़ों को लेकर के आ सकें। मैनी थैंक्स।